नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है। कारण ये है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया। फ्रेंड्स, 60 में 60 नंबर लाना कितना महत्वपूर्ण है एसएसटी में, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ए कृष्णदेव राय, बी जमोरिन, सी हर्षवर्धन, डी अलाउद्दीन खिलजी। जमोरिन। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी। वास्को डिगामा 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। वह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करके कालीकट, वर्तमान में उसको कोझिकोड कहते हैं, केरल पहुंचा। उस समय कालीकट पर जमोरिन नामक शासक का शासन था और जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, जिससे भारत और यूरोप के बीच प्रत्यक्ष समुद्री व्यापार का मार्ग खुल गया। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? ए गोवा, बी कालीकट, सी कोचीन, डी सूरत। कोचीन। भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में निर्मित किया था और यह किया कब था? 1503 में। निर्मित फोर्ट इमैनुअल भारत में पुर्तगालियों का प्रथम किला माना जाता है और कोचीन प्रारंभिक काल में पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। बाद में गोवा उनके साम्राज्य का मुख्यालय बना। फ्रेंड्स, 4-5 नंबर से अगर आपका यूपी टेट या सी टेट रह जाता है तो उसका कारण यह है कि कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं, जैसे जनरल साइंस। आज मैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी लेके आई हूँ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए वाष्पीकरण, बी किण्वन, सी संघनन, डी ऊर्ध्वपातन। किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है और इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आपसे ये जीवाणु का नाम पूछा जाता है, कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इस रासायनिक परिवर्तन के कारण दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होने वाली एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं, किसी को भी मिस मत कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1972, बी 1984, सी 1986, डी 1992। 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 1984 में हुई थी, के बाद लागू किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। कंडरा की चोट या उसमें होने वाली सूजन को क्या कहा जाता है? ए फ्रैक्चर, बी आर्थराइटिस, सी टेंडोनाइटिस, डी ऑस्टियोपोरोसिस। टेंडोनाइटिस। कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला मजबूत रेशेदार ऊतक होता है और अधिक दबाव, अत्यधिक व्यायाम या बार बार होने वाली गतिविधियों के कारण इसमें सूजन और दर्द उत्पन्न हो सकता है, जिसे टेंडोनाइटिस कहा जाता है। यह समस्या अधिकतर खिलाड़ियों में और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों में देखी जाती है। खेल चोटों के उपचार में प्राइस प्रोटोकॉल में सी का क्या अर्थ है? ए केयर, बी कंप्रेशन, सी क्योर, डी कंट्रोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन। प्राइस प्रोटोकॉल खेल चोटों के प्राथमिक उपचार की एक मानक विधि है, जिसमें पी है प्रोटेक्शन, आर का अर्थ होता है रेस्ट और आई का मतलब आइस, सी है कंप्रेशन तथा ई जो है इलेवेशन इसमें शामिल है। कंप्रेशन का अर्थ होता है चोटग्रस्त भाग पर दबाव पट्टी लगाना, जिससे सूजन और आंतरिक रक्तस्राव को कम करने में सहायता मिलती है। शरीर की संरचना एवं अनुपात का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए एग्रोनॉमिक्स, बी काइनेमेटिक्स, सी एंथ्रोपोमेट्री, डी बायोमैकेनिक्स।
ऑप्शन नंबर सी सही है, एंथ्रोपोमेट्री। दोस्तों, जो स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है वो अक्सर आपके छूट जाते हैं। कारण यह है कि उसको हमने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं होता है। एसएसटी में हम ज्यादातर पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन्हीं पर फोकस करते हैं। फोकस करना भी चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो छूट जाते हैं उनको भी फोकस कीजिए। एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, चौड़ाई, वजन तथा अनुपातों के मापन का विज्ञान है। इसका उपयोग खेल विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण और मानव विकास के अध्ययन में किया जाता है। भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय कौन था? ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और सी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी नूनो दा कुन्हा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों का वायसराय नियुक्त किया गया था। उसने नीले जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, जिसका उद्देश्य था हिंद महासागर के समुद्री व्यापार मार्गों पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित करना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी नूनो दा कुन्हा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसने 1510 में गोवा पर अधिकार करके उसे पुर्तगाली शासन का प्रमुख केंद्र बनाया। अल्बुकर्क साहब जो थे, इन्होंने स्थायी साम्राज्य की स्थापना पर बल दिया, जिसके कारण भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? ए डचों से, बी पुर्तगालियों से, सी फ्रांसीसियों से, डी मुगलों से। पुर्तगालियों से। बंबई प्रारंभ में पुर्तगालियों के अधिकार में था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा के विवाह के अवसर पर उसे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को उपहार के स्वरूप में दिया गया। बाद में 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। इसके बाद यह अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। भारत में प्रथम मुद्रणालय लाने वाले कौन थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। पुर्तगाली। भारत में प्रथम मुद्रणालय जो था ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। 1556 में गोवा में पहला मुद्रणालय स्थापित किया गया। प्रारंभ में इसका उपयोग केवल धार्मिक ग्रंथों और ईसाई मिशनरी जो थे अपने साहित्य के प्रकाशन के लिए करते थे। बाद में मुद्रण कला के विकास में पुर्तगालियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ए पांडिचेरी, बी चंद्रनगर, सी गोवा, डी दमन और दीव। 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाल के अधिकार में बने रहे। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए एक वचन में, तो सामान्यतः उत्तर गोवा ही माना जाता है, क्योंकि यह पुर्तगाली शासन का प्रमुख केंद्र था। लेकिन क्यों, और इसको 1961 में 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो अगर एक वचन में पूछता है तो गोवा होगा, लेकिन अगर तीनों एक साथ दे दे ऑप्शन में तो गोवा, दमन और दीव ये तीनों होंगे। बंगाल में डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ए कासिम बाजार, बी चिनसुरा, सी बालासोर, डी हुगली। चिनसुरा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र चिनसुरा में स्थापित किया था और यह हुगली नदी के किनारे स्थित था। डच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और डच मुख्यतः मसाले, रेशम, नमक, सोरा और वस्त्रों के व्यापार में संलग्न थे। बंगाल में चिनसुरा डचों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती मानी जाती थी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ए जेम्स प्रथम, बी चार्ल्स प्रथम, सी एलिजाबेथ प्रथम, डी हेनरी अष्टम।
एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हुई थी। स्थापना कभी कभी आपसे पूछता है। इस कंपनी का व्यापार करने का अधिकार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिया गया था। राजकीय चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था और इसी चार्टर के आधार पर कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे चलकर यही कंपनी भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का आधार बनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? ए. वित्त आयोग की नियुक्ति, बी. राष्ट्रपति शासन, सी. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि निर्माण शक्ति, डी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि निर्माण शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और यह जो प्रावधान है संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से किया गया है। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? फ्रेंड्स, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 350 ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भाषाई विविधता की रक्षा करना और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराना है। यही क्वेश्चन जब पेडागोजी में आता है तो फ्रेंड्स घुमाकर पूछा जाता है, मातृभाषा में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? मैंने आपको अभी उद्देश्य बताया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 301। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 संपूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम करने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एकता बनाए रखना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करना है। हालांकि जनहित में संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न ही वसूल किया जाएगा? 265, अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान का आर्टिकल 265 कराधान के संबंध में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत स्थापित करता है। इसके अनुसार किसी भी कर का आरोपण या वसूली केवल विधि के प्राधिकार से ही की जा सकती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां, बी. विश्व की प्रमुख नदियां, सी. प्राकृतिक संसाधन का विवरण, डी. कृषि उत्पादन के आंकड़े। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियां। रेड डाटा बुक में उन जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों का विवरण दिया जाता है जो दुर्लभ, रेयर है, संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड एवं विलुप्ति की कगार पर, थ्रेटेंड है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण करना। महत्वपूर्ण सूचनाएं इससे उपलब्ध होती है। इस प्रकार की सूचियां संरक्षण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायक होती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में प्रथम मुद्रणालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आपने ध्यान से पढ़ा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, इसी तरह की वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।